Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Garima Shrivastava, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट किया था वो खत्म हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले टर्म्स को समझने के लिए हम बताते हैं हमारी बॉडी की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है ना वो दो चीजों से कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, एक तो हमारा न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा जो हमारी बॉडी के अंदर इंडोक्राइन सिस्टम्स है, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दो चीजों की वजह से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन किसको बोला जा रहा है? कंट्रोल तो आप समझ रहे हो किस तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे को कंट्रोल करें। जैसे हमारा ब्रेन है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है मैक्सिमम सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन किसको बोला जा रहा है? किस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे आप लास्ट जब लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे तो उसमें हम आपको कनेक्शन बताए थे कुछ चीजों का। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उसको गो थ्रू होइएगा। देखो, जैसे हम फूड लेते हैं, फूड इंटेक करते हैं, फूड टूटता है यानी उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो फूड डाइजेस्टेड था उसका एसिमिलेशन होता है, जिसमें फूड जो था रहता है हमारा वो किसके पास चला जाता है? सेल्स के पास चला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सेल्स के पास चला गया किसके लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी लिख लेते हैं, किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए। जब ये एनर्जी बना रहा है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी देख रहे हो ना, डाइजेशन से जो प्रोडक्ट बना उसी के थ्रू क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। अब जब रेस्पिरेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी सफोकेट होने लगेगी, जितने भी जो हार्ट है वो सारे काम करना बंद करने लगेंगे। ठीक है, क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता रहता है, जुड़ता चला जाता है और एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जिसमें कि हमारी बॉडी जो है एक्टिव नहीं रह सकती। ठीक है, तो हमको क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सेल्स के पास आएगा, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल थी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगी? ब्लड को दे देगी। और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो किधर चला आएगा? सेल में चला आएगा। फिर ये ब्लड किधर पहुंचता है? लंग्स में। लंग्स में, लंग्स वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लंग्स में कौन सी प्रोसेस चलती है? ब्रीदिंग चलती है। ठीक है, ब्रीदिंग चल रही है। ठीक है, इसी में जब फूड का डाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, सर्कुलेशन के टाइम पे जब हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, तो लंग्स में लेके जा रहा है। फिर लंग्स से ये किधर चली जाती है? एक्सक्रीशन के लिए चली जाती है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है उन सबका रिमूवल होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। डाइजेशन हुआ, अगर ग्लूकोज जो एनर्जी है, फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड है, वो अगर सेल्स को मिले ही ना तो क्या एनर्जी फॉर्म होगी? नहीं होगी। अगर मान लो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ही ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहां से फॉर्म होगा? ब्लड क्या करेगा? ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड नहीं कर पाएगा। तो सारे के सारे प्रोसेसेस एक दूसरे से क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे जो डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स है, ठीक है, हमारी बॉडी के, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं ताकि लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज को क्या किया जा सके? परफॉर्म कराया जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अभी जो कोऑर्डिनेशन होता है ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। अभी हम बताएं, एक तो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपका क्या आ जाएगा? न्यूरॉन्स के लिए आ जाएगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके होगी। न्यूरॉन्स क्या है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, जो सेल वाला चैप्टर था
उसमें आप पढ़े हो, ठीक है। न्यूरॉन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या आ जाता है, जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो हॉर्मोन्स इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होती है, हमारे अगर ह्यूमन बॉडी का पूछा जाए, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल, ठीक है। हमारी बॉडी क्या वैसे भी सबसे लंबी सेल जो है वो कौन सी है, न्यूरॉन ही है, ठीक है। लार्जेस्ट अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सी है, तो एग सेल है। कौन सी है, एग सेल। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, अंतर समझना। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो न्यूरॉन सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में कौन है, तो एग सेल है। स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो कौन सी है, स्पर्म है, सॉरी, स्पर्म, ठीक है। अब देखते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। अभी जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका डेफिनेशन क्या है, न्यूरॉन होता क्या है। जैसे आप सेल के बारे में पढ़ते हो, जो सेल है वो हमारे पूरी बॉडी को बनाती है, तो वैसे न्यूरॉन है, एक सिंगल सेल है ना न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन है सिंगल सेल जो है ये किसको बनाती है, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को बनाती है। तो जैसे आप बोलते हो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वैसे ही आप न्यूरॉन के लिए क्या बोलोगे, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबी तो होती है पर लेंथ कितनी होती है, तो जिसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, अप टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अप्रोक्स 1 मीटर। माइक्रोमीटर में भी कई बार पूछ लेता है, तो 10 to 25 माइक्रोमीटर, ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं न्यूरॉन के डायग्राम को, न्यूरॉन किस तरीके से दिखाई देता है। न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, बहुत बनाए हो आप 9th क्लास में, किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये सेंट्रल पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, सेल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, न्यूक्लियस होता है। क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या फिल होगा, सेल है तो लिक्विड भरा होगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब इस सेल से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही है, फिंगर के जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। क्योंकि सेल से बाहर निकल रही है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सेल प्रोसेस। ये भी सेल से बाहर निकल रहा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ये भी किस में आता है, सेल प्रोसेस में आता है। तो आप ये समझ लो जो ये न्यूरॉन होती है ना, ये दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई है। एक तो हो गया सेल बॉडी, मतलब वो सेंट्रल पार्ट जो कि सारी जो कि केमिकल्स वगैरह को कंटेन किया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल बॉडी, और दूसरा होता है सेल प्रोसेसेस, सेल से निकलने वाले जो भी वो है, ठीक है, जो भी पार्ट सेल से अराइज हो रहा है उनको हम सेल प्रोसेसेस बोलते हैं। तो एक तो हो गया ये डेंड्रॉन, दूसरा हो गया ये एक्सॉन, ठीक है। साइटोन, सेल बॉडी को ही हम और किस नाम से जानते हैं, साइटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेनली कितने पार्ट हो गए, एक तो हो गया साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक। अब देखेंगे
ये जो एक्सॉन होती है ना, इस पे कुछ प्रोटीनिशियस शीथ प्रेजेंट होती है, कुछ जगह पे होती है, कुछ जगह पे नहीं होती। तो जिन जगहों पे होती है उनको हम कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। और जिन जगहों पे नहीं होती उनको हम क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड शीथ। नॉन माइलिनेटेड शीथ, जहां पे नहीं है उनको क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेशन माइलिनेटेड शीथ। तो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा गैप बन जाता है। तो इस गैप को हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। एक बार स्पेलिंग कंफर्म कर लेना, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इसको। अब इनका फंक्शन जो अभी हम बताएंगे आगे। अभी जो डेंड्रॉन है ना, इनसे साइटोन से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती है उनको तो हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। और ये जो डेंड्रॉन है ना, इससे कुछ हेयर लाइक, पतला पतला हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर अराइज होता है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जहां पे एक्सॉन ये खत्म हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग। क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग। ये जिस जगह पे खत्म होगा वहां से फिर एक वापस ये जो डेंड्राइट्स है ये वापस से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से करके एक नया जो न्यूरॉन है वो वापस से फैला होगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैसेज जो होगा, जो हमारा ब्रेन के पास, अगर जैसे मेरे हाथ में जल गया, ठीक है, तो हाथ में जल गया और ये मैसेज हमें कैसे पता चलता है कि हमारा हाथ जल रहा है, हमको हाथ हटाना है, ये कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो हाथ के स्किन के पास यहाँ पे हाथ जला और यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट्स। तो यानी मैसेज को रिसीव करने का काम, ये जो इम्पल्स है, जो स्टिमुली है, उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट्स करता है। डेंड्राइट्स में मैसेज पहुंचता है, डेंड्राइट्स तुरंत एक्टिवेट होगा और किसके पास जाएगा मैसेज लेकर के, डेंड्रॉन के पास। फिर साइटोन के थ्रू होते हुए एक्सॉन से होते हुए किधर पहुंचेगा, एक्सॉन एंडिंग पे, और एक्सॉन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन को देगा, फिर दूसरे न्यूरॉन से इसी तरीके से तीसरे, चौथे, और फिर वो कहां तक पहुंचेगा, ब्रेन तक। फिर ब्रेन आपको बोलेगा नहीं हाथ हटा लो, तो आप क्या करोगे, तुरंत हाथ हटा लोगे। अगर अगर आपका ब्रेन आपसे बोलता है नहीं हाथ नहीं हटाना है, अगर हाथ हटाए तो जो भी खाने का सामान है या जो कुछ भी है गिर जाएगा, तो उस कंडीशन पे आप क्या करते हो, हाथ नहीं हटाते हो। मम्मी लोग को देखो हाथ जलता रहता है लेकिन फिर भी पकड़े रहती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका ब्रेन कह रहा है नहीं हाथ नहीं हटाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, तुरंत हाथ को तुरंत पीछे कर लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, देखिएगा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, आपको जब हम बताए तो स्टार्टिंग में, जैसे सेल होता है, सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू जो होता है ऑर्गन बनाता है, फिर सिस्टम बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको अभी सिस्टम इतने से ही काम है। तो सेल में कौन सा आ जाएगा, न्यूरॉन, ठीक है। टिश्यू में कौन सा आ जाएगा, नर्वस टिश्यू, ठीक है। और जब सिस्टम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। वही है, नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। किसका बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना हुआ है नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम। और वो टिश्यू कौन सी है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो किसका बना हुआ है, नर्वस सिस्टम जो है वो किसका बना हुआ है, नर्वस टिश्यूज का बना हुआ है। अब पूछा जाए नर्वस टिश्यूज जो है वो किसकी बनी हुई है, तो न्यूरॉन्स की बनी हुई है, ठीक है। द नर्व सेल आर द न्यूरॉन्स, नर्व सेल और द न्यूरॉन्स इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वही सेम चीज जो नर्वस देखो, जो नर्वस सिस्टम है उसका अगर पूछा जाए फंक्शनल यूनिट कौन सा है, जाहिर सी बात है नर्व सेल होगा या न्यूरॉन होगा, ठीक है। इसी को तो हम बोलते हैं ना, देखो नर्वस सिस्टम का पूछ रहा है कि ये किसका बना हुआ है, तो ये किसका बना है, नर्वस टिश्यू का बना है। नर्वस टिश्यू किसका बना है, न्यूरॉन का बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है, ठीक है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है,
नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का और काम है क्या हमारी बॉडी के अंदर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना हमारी बॉडी को। फंक्शन इसका क्या है? रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से मैसेज को रिसीव करना, किसके थ्रू? रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी मैसेजेस हैं, जैसे अभी हमको ऑक्सीजन चाहिए, अभी हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ब्लड से, ठीक है। तो हमको ये मैसेजेस मिलते रहते हैं, इन मैसेजेस के थ्रू न्यूरॉन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करता रहता है? काम करता रहता है, मैसेजेस सिक्रीट करता है। तो इस तरीके से फंक्शन चलता रहता है। वर्क अकॉर्डिंगली या एक्ट अकॉर्डिंगली टू मसल एंड ग्लैंड्स, जैसा इसको अगर कोई मैसेजेस हैं, ठीक है, मसल या ग्लैंड की तरफ, जैसे आपको मान लो मसल के लिए अगर पूछा बोला जा रहा है, किसी गर्म चीज पे आपने हाथ टच किया, हाथ रखा गर्म चीज पे, किसी गर्म तवे पे हाथ रख दिए, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा? जैसे ही हाथ टच किए तो ये मैसेज को रिसीव किया, लेके किधर गया? ब्रेन में गया, फिर ला करके फिर वापस से हाथ पे आया, हाथ हटाना है तो हटा दिया, नहीं हटाना है तो नहीं हटाया, ठीक है। तो जैसा मसल और ग्लैंड्स इससे करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम करता है। ब्रेन, या जैसे कह दो ब्रेन जो करवाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। जैसे मसल्स को क्या करना है? अपने हाथ को मोड़ना है, ठीक है। मसल्स को इधर से हाथ को अपने हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे? हमको मैसेज कौन दे? ये मसल्स के पास मैसेज जाएगा कि अपना हाथ हटा लो, और ये मैसेज लाएगा कौन? ये नर्व्स लेके आएंगी, ठीक है, जो कि ब्रेन के थ्रू आ रहा है कि नहीं अभी हमको हाथ हटाना है, मेरा मन कर रहा है कि हम अपना हाथ यहाँ से हटा लें। तो किसके थ्रू हटाएंगे? नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो वही है एक्ट अकॉर्डिंगली, टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू, टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड। मसल्स और ग्लैंड के हेल्प से ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है? इम्पल्सेस को रिसीव करना या इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन करना, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन करना, इसी को हम क्या कहते हैं? ये किसका किसका फंक्शन है? नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करना, न्यूरॉन का, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे किसी भी इम्पल्स को रिसीव करना है, तो इम्पल्स को रिसीव करने के लिए कौन होता है? रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यही सेंस ऑर्गन मैसेज को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, या इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे खाने की स्मेल आ रही है, क्या खाना बन रहा है, इसको रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई आप साउंड सुनाई दी आपको कि ये वाली साउंड किस चीज की है, जैसे बाइक की आवाज है, कार की आवाज है, प्लेन की आवाज है, हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? ये आवाज किसी पर्टिकुलर इंसान की है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, ये हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? उस रिसेप्टर के थ्रू। या फिर आप किसी चीज को देखो, सुनाई नहीं दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बस केवल आप उसको देख रहे हो तो भी आपको पता चल जा रहा है हाँ ये चीज ये है। तो आपके आईज में एक हो गया। जैसे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? तो एक होता है आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यही 5 सेंस ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करते हैं। देखिए इनके बारे में। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व फाइबर्स। यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? इन 5 सेंस ऑर्गन्स में नर्व फाइबर्स की टिप प्रेजेंट होती है इसी जगहों पे, ठीक है। इन्हीं जगहों पे नर्व फाइबर्स की टिप प्रेजेंट होती है, यानी डेंड्राइट्स वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है, दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय नर्व्स, जो कि मैसेज को रिसीव करता है और ले जाता है किधर? नर्व के अंदर लेके जाता है, ठीक है। रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल। रिसेप्टर्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, क्या है? सेंस ऑर्गन है, ठीक है। रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन। कौन कौन सा होता है? फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, ठीक है। फोनो, फोन पे हम बात करते हैं, तो फोन किससे रिलेटेड है? हियरिंग से रिलेटेड है। और आपको पता है फोनो रिसेप्टर जब हियरिंग से रिलेटेड है तो कहां पे पाया जाएगा? इनर ईयर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इनर ईयर में। 3 पार्ट में होता है, आउटर, मिडिल और इनर ईयर, ठीक है। 8th क्लास में आप पढ़े हो।
तो जो इनर ईयर होता है वहां पे पाया जाता है फोनो रिसेप्टर। ईयर का दो काम होता है, एक तो हियरिंग होता है, सुनना, और दूसरा बॉडी को बैलेंसिंग, बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है वो भी ईयर के थ्रू होती है। ठीक है, तो दोनों काम करता है कौन, फोनो रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो, लाइट से कुछ रिलेटेड, लाइट हमें, लाइट की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो फोटो रिसेप्टर से आप क्या समझोगे, विजुअल डिटेक्शन या स्टिमुलस होता है, कहाँ पे पाया जाएगा, आई में। ठीक है, आंखों में। थर्मो रिसेप्टर, टेम्परेचर, ठीक है, या फिर पेन, या फिर टच, या फिर हीट, ये सब जो हम फील करते हैं कहाँ पे, किससे फील कर पाते हैं, थर्मो रिसेप्टर की वजह से। कहाँ पे पाया जाएगा, आपके स्किन में पाया जाएगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है। किसी चीज की आपको स्मेल आ रही है, ठीक है, तो स्मेल डिटेक्शन हम किससे करते हैं, नोज से करते हैं, तो नोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि टेस्ट के लिए होता है, टेस्ट का डिटेक्शन, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका खराब है, ये सब हमें किससे पता चलता है, टंग से पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया टंग। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। इम्पल्स, ये जो नर्व इम्पल्स होती है, यहीं से क्या किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं नर्व्स में, न्यूरॉन्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं नर्वस, देखते हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं, हमारे वेरियस ऑर्गन्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ की जो वाइटल एक्टिविटीज है उसको वो कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं किस तरीके से एक साथ वर्क कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर टू एडजस्ट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारे हार्ट, ठीक है, किस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीजन को पंप, ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, जिससे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो किस तरीके से सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो पहले फर्स्ट देखेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस टिश्यू आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू जो होता है न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि जो नर्वस टिश्यूज होती हैं वो न्यूरॉन से मिलकर के बनी हुई होती है। ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारी बॉडी की, सेल होती है, फिर सेल की ग्रुपिंग होती है और क्या बना लेता है, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है, एक सिंगल सेल है और बनाएगा क्या, नर्वस टिश्यू। ठीक है, एक ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, नर्वस टिश्यूज बनाती है। तो आप जैसे सेल को डिफाइन करते हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, हमारी लाइफ जो है, हम जीवित हैं, ठीक है, लिविंग हैं, तो इस चीज में किसका रोल है, सारा का सारा काम कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। जितने भी फंक्शंस है वो सेल परफॉर्म कर रहा है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो भी सेल बना रहा है। इसी वजह से सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। वैसे ही नर्वस टिश्यू के अंदर जितने भी काम होगा वो कौन करेगा, उनके सेल्स करेंगे। और नर्वस टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो कौन होते हैं, सॉरी, नर्वस टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो हम न्यूरॉन्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे लंबी सेल है, ठीक है, जो सबसे लंबी सेल है, लेंथ की बात हो रही है, जो सबसे लंबी सेल है वो कौन सी होगी, न्यूरॉन होगी। न्यूरॉन जो होती है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो अप टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है न्यूरॉन की। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अप्रोक्स 1 मीटर।
ठीक है, 1 मीटर के अप्रोक्स। या फिर अगर आपसे माइक्रोमीटर में पूछा जाए तो माइक्रोमीटर में अप्रोक्स 10 to 25 माइक्रोमीटर होती है म्यू एम। ठीक है, 10 to 25 माइक्रोमीटर ये होती है लेंथ किसकी, न्यूरॉन्स की। ठीक है, अब देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन्स है वो कितनी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। स्ट्रक्चर भी आप बहुत कॉमन है, हमेशा बनाते रहते हो इसके स्ट्रक्चर्स को। अभी लास्ट में भी हम वीडियो में बताए हैं किस तरीके से, इस तरीके से कुछ स्टार शेप्ड होता है ये। तो ये वाला इसको क्या कहते हैं हम, इस वाले रीजन को बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, जो सेंटर वाला रीजन होता है। और ये जो होता है जो सेल बॉडी से निकले हुए चीजें होती हैं, जो सेल से निकली है, यहाँ पे हो गया ये सब निकला हुआ ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, जिसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं, ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल प्रोसेसेस। सेल से निकलने वाली चीजों को हम क्या बोल रहे हैं, सेल प्रोसेसेस बोल रहे हैं। ठीक है, सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक तो आएगा एक्सॉन, दूसरा आएगा डेंड्रॉन। ठीक है, एक्सॉन और डेंड्रॉन। और सेल बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। तो न्यूरॉन्स कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेनली 3 पार्ट होता है। पहला तो हो गया साइटोन, दूसरा हो गया एक्सॉन, थर्ड हो गया डेंड्रॉन। लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, तो आपको इसी तरीके, चाहे इस तरीके से याद कर लो चाहे इस तरीके, दोनों सेम चीज ही है। सेल बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोन के नाम से जानते हैं। और सेल से जो निकल रहे हैं पार्ट्स, ठीक है, तो सेल से, न्यूरॉन से कौन कौन से पार्ट्स निकल रहे हैं, 2 पार्ट्स निकल रहे हैं। एक तो जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये किस में आते हैं, सेल प्रोसेसेस में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं न्यूरॉन के फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसको कि सेल बॉडी या साइटोन के नाम से हम जानते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वह ग्रैन्युलर होता है। कैसा होता है, ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर मीन्स होता है कुछ ग्रिटी सा। ठीक है, तो उसमें ग्रिटीनेस होती है, कुछ ऐसा जैसे कड़ सा कुछ हो। ठीक है, तो इट कंटेन्स ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, जो साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म न्यूरॉन में प्रेजेंट है तो न्यूरोप्लाज्म। ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजल्स ग्रेन्यूल। जो ग्रेन्यूल होता है, जो छोटे छोटे कण से होते हैं, वो कण किसकी वजह से होता है, इस मीजल ग्रेन्यूल की वजह से। ग्रेन्यूल लाइक एक लिक्विड है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। इस लिक्विड के अंदर छोटा छोटा कण प्रेजेंट है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। तो आप ये बोल सकते हो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर होता है। ठीक है, कण जैसा होता है, आप उसको छुओ तो कुछ ऐसा कड़ सा फील होता है, ग्रेन्यूल लाइक फील होता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ग्रेन्यूल लाइक क्यों फील होता है, नीजल्स ग्रैन्यूल की वजह से। किसकी वजह से, नीजल्स ग्रैन्यूल की वजह से। और ये जो नीजल ग्रैन्यूल होता है ये सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो करेगा वो कौन करेगा, यही नीजल ग्रैन्यूल करेगा न्यूरॉन के अंदर। एनर्जी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो नर्व इम्पल्स है, जैसे न्यूरॉन जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे नर्व इम्पल्स को भेजना, जो इम्पल्सेस आ रही है जैसे किसी चीज को टच किए, ये क्या है, इम्पल्स है। अब ये इम्पल्स जो है, ये जो स्टिमुली है, ये नर्व के थ्रू होते हुए जाएगी। तो ये नर्व के थ्रू जब जाता है तो किसके फॉर्म में जाता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, जब ये जा रहा है तो इसको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। तो ये एनर्जी इनको कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। जाहिर सी बात है, सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो स्टार शेप्ड होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि एनर्जी का कंडक्शन करता रहता है, फॉर्मेशन करता रहता है। और नर्व इम्पल्सेस को क्या करता रहता है, देता रहता है, जाओ आगे बढ़ते जाओ ऐसा। स्टार शेप्ड होता है, साइटोन कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है विथ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ।
जिसपे ढेर सारे फिंगर के जैसे क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, जो एक सेल प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं सेल प्रोसेस, दूसरा टाइप। सेल प्रोसेस में पहला क्या था, एक्सॉन। एक्सॉन कैसी होती है, लंबी सी सेल होती है। एक्सॉन कैसी होती है, लंबी सेल होती है। सेल प्रोसेस से दो निकलती है ना, साइटोन से दो सेल प्रोसेसेस निकलती है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो शॉर्ट, जो स्मॉल आउटग्रोथ है, जो छोटी वाली सेल प्रोसेस से निकल रही है सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। और ये जो लॉन्ग वाली सेल निकल रही है सेल प्रोसेसेस के थ्रू, लॉन्ग सेल ऑफ सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस का जो लॉन्ग लॉन्ग सेल होती है, लंबी वाली सेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन होते हैं कहते हैं। इसका डायमीटर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सब में इक्वल होता है डायमीटर, पूरे के पूरे पूरी लेंथ वाइज क्या होगा, इक्वल होगा। कंटेन एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन में जो फ्लूइड भरा होगा। अब ये जो एक्सॉन में भी तो सेल है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ होगा, तो यहाँ जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। साइटोन में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, एक्सॉन में जो भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा, एक लेयर इस पे प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ये एक्सॉन हो गया बीच में। ठीक है, उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोलेमा। क्या बोल रहे हैं, एक्सोलेमा बोल रहे हैं। ये कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। ठीक है, अभी जो एक्सोलेमा होता है ना, इसके ऊपर प्रोटीन के कुछ कुछ जगहों पे क्या प्रेजेंट होती है, कवरिंग होती है। इस प्रोटीन की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। इस प्रोटीन की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। और जिस जगह पे प्रोटीन की कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है उसको नॉन माइलिनेटेड या नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ठीक है, एक्सोलिमा मे बी कवर्ड बाय प्रोटीन शीथ। ये जो एक्सोलिमा है, ये वाला पार्ट प्रोटीन शीथ से कवर्ड हो सकता है। अगर कवर्ड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, माइलिन शीथ बोलेंगे। और ये कैसी होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं पे होती है कहीं पे नहीं होती। वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। सेल प्रोसेस का सेकेंड पार्ट डेंड्रॉन, ये स्मॉल सेल प्रोसेस है, वो वाला लॉन्ग सेल प्रोसेस था, ये वाला स्मॉल सेल प्रोसेस है। फिंगर लाइक आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम साइटोन, साइटोन से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जिनको कि हम क्या बोल रहे थे, डेंड्रॉन बोल रहे थे। फिर डेंड्रॉन से एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, फाइन स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स जो होता है वो रिसीव करता है नर्व इम्पल्सेस को। डेंड्रॉन का फंक्शन क्या है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना। नर्व इम्पल्स या फिर मैसेज या फिर सिग्नल, आप जो भी बोल लो, इसको रिसीव करने का काम कौन करता है, डेंड्रॉन करता है। जैसे आपको कुछ काटा, ठीक है, तो ये मैसेज, कुछ काटा, ये मैसेज आपके ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है, डेंड्राइट्स पहुंचाता है। ठीक है, डेंड्राइट्स, फिर डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा सेम वही प्रोसेस, जो एक्सॉन एंडिंग पे फिर डेंड्राइट्स लगे होते हैं, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, इस तरीके से फर्दर आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, जैसे नर्व इम्पल्स किसको बोलते हैं। नर्व इम्पल्स जो होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन होता है पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स होता है। जानते हो, जब न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब एक्सॉन में ट्रांसफर हुआ, इधर ट्रांसफर हुआ, तो वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। लेकिन जब एंडिंग से डेंड्राइट्स में आता है तो वो किस फॉर्म में होता है, केमिकल फॉर्म में होता है। फिर वहां जो साइटोन के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उसके थ्रू वो वापस से किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो मैसेजेस जो है, जो सिग्नल है, वो तेजी से पास ऑन हो सकेगा। ठीक है, इसलिए तो नर्व इम्पल्स किसको बोलते हैं, या सिग्नल या मैसेज जो भी आप बोल रहे हो, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स। एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन है जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होते हैं, पास होते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए या नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है,
न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ तो ऐसा होगा ना, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एक न्यूरॉन के मैसेज को, जो कि एक न्यूरॉन में प्रेजेंट है, वो दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो कौन ट्रांसमिट करा रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? एक केमिकल है। अभी हम आपको बताए, जैसे मान लो एक ये न्यूरॉन है, तो इसके जब डेंड्राइट्स में पहुंचता है तब वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। डेंड्राइट से फिर वो किधर आएगा? डेंड्रॉन आएगा। डेंड्रॉन से फिर किधर आ जाता है? एक्सॉन में आ जाता है। एक्सॉन से फिर एक्सॉन एंडिंग में जाता है। ठीक है, तो साइटोन में जब पहुंचता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है, जो कि मैसेज को वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैसेज फिर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तेजी से मूवमेंट करता हुआ कहाँ पहुंचता है? दूसरे न्यूरॉन में पहुंचेगा। जब डेंड्राइट इसको रिसीव करेगा तो किस फॉर्म में रिसीव करेगा? वापस से केमिकल के फॉर्म में रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसीव करेगा। ठीक है, फिर जब डेंड्राइट्स में पहुंचेगा, डेंड्रॉन में जाएगा तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? केमिकल फॉर्म में। ठीक, फिर इसको वापस से किस में चेंज करेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करेगा। फिर मैसेज जल्दी जल्दी क्या होता है? सिग्नल जो होता है ट्रांसफर होता है। तो केमिकल सब्सटेंस विच ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करता है। एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।